आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का विषय वाकई बहुत अनोखा है। हाँ, अक्सर हम किसी नई किताब या बड़े खगोलीय शोध पर बात करते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हमारे पास जो स्रोत है वो कुछ ऐसा है जिसे देखकर शायद बहुत से लोगों को स्कूल के दिन याद आ जाएं। और शायद थोड़ी सी परीक्षा वाली घबराहट भी। एकदम सही कहा। आज हम कक्षा 11 के भूगोल के एक प्रादर्श प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर के अंदर छिपे विज्ञान पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल के पाठ्यक्रम को केवल परीक्षा पास करने का एक साधन मान लिया जाता है। हाँ, रटने वाली एक किताब की तरह। लेकिन एक वयस्क के तौर पर जब इन बुनियादी बातों को दोबारा देखा जाता है ना, तो ये एहसास होता है कि ये किताबें वास्तव में हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक बहुत ही शानदार और त्वरित तरीका है। मतलब ये सिर्फ एक पेपर नहीं है, ये हमारी पृथ्वी की एक तरह की निर्देश पुस्तिका है। बिल्कुल, और यही हमारा मुख्य उद्देश्य भी है। परीक्षा में अच्छे अंक कैसे लाएं, ये जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हाँ, उस पे हम बात भी नहीं करेंगे। हम इस साधारण से प्रश्न पत्र के माध्यम से खनिजों के निर्माण, वायुमंडल की जटिलताओं और महाद्वीपों के खिसकने के रहस्यों को उजागर करेंगे, जो हर पल हमारे पैरों के नीचे और सिर के ऊपर घटित हो रहे हैं। ये चर्चा पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित है कि हमारी पृथ्वी एक जीवित प्रणाली के रूप में वास्तव में कैसे काम करती है। और इसके पीछे का विज्ञान कितना अद्भुत और कई बार डरावना भी है। सच में ये देखकर आश्चर्य होता है कि उस पाठ्यक्रम में कितना कुछ छिपा है जिसे बचपन में अक्सर रटकर भूल जाने की आदत होती है। लेकिन आज वही बातें दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकती हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ बुनियादी तथ्यों से। बिल्कुल, कुछ बहुत ही रोचक तथ्यों से। जैसे प्रकृति का सबसे कठोर खनिज हीरा या डायमंड। सोचने वाली बात यह है कि वही कार्बन जो हमारी पेंसिल की लेड यानी ग्रेफाइट में होता है, जो इतना मुलायम है कि कागज पर रगड़ने से ही छिल जाता है। हाँ, वही कार्बन जब पृथ्वी के भीतर अत्यधिक दबाव और तापमान से गुजरता है तो ब्रह्मांड के सबसे कठोर खनिजों में से एक बन जाता है। मतलब केवल भूगोल और दबाव ये तय करते हैं कि कोई चीज एक साधारण स्टेशनरी बनेगी या कोई बेशकीमती रत्न। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये छोटे छोटे तथ्य जब एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखे जाते हैं तो प्रकृति की पूरी इंजीनियरिंग समझ में आ जाती है। जैसे एक और तथ्य है ऑक्सीकरण के बारे में। हाँ, ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया को ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ये सिर्फ एक रासायनिक शब्द नहीं है। बिल्कुल, ये वो प्रक्रिया है जो लोहे जैसी मजबूत चीज को भी जंग लगाकर मिट्टी में मिला देती है। और जहां तक पृथ्वी की इंजीनियरिंग की बात है, एक और तथ्य जो बहुत हैरान करता है वो है समुद्र के अंदर विशाल पहाड़ों का होना। हाँ, जिन्हें समुद्री टीला या एम्पेयर यानी सबमरीन रिज कहा जाता है। अक्सर ये माना जाता है कि पहाड़ सिर्फ जमीन पर होते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं पानी के नीचे छिपी हुई हैं। ये कल्पना करना ही कितना अद्भुत है कि जिस शांत नीले समुद्र को हम सतह से देखते हैं उसके ठीक नीचे हिमालय जैसी विशाल आकृतियां मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह पानी के नीचे भी उतनी ही सक्रिय है जितनी कि जमीन पर। अगर हम भारत के भौगोलिक स्वरूप को ही ले लें, हाँ, जैसे नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित डोटा बेटा चोटी, जो दक्षिण भारत की एक बहुत ही प्रमुख पहचान है, और भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी यानी रिवर बेसिन गंगा है, जो करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। लेकिन इसी जमीन के नीचे एक बहुत ही हिंसक वास्तविकता भी छिपी है। सही का ये तथ्य कि हिमालयी क्षेत्र भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। और ये कोई संयोग नहीं है। हिमालय केवल पत्थरों का एक स्थिर ढेर नहीं है। ये पृथ्वी की सबसे नवीन और सक्रिय पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये पहाड़ आज भी हर साल कुछ मिलीमीटर ऊंचे हो रहे हैं, क्योंकि जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल और उनका आपस में टकराना आज भी जारी है। तो जब हम इन सभी बातों को मिलाते हैं तो एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर भूगोल है क्या? क्या ये केवल मानचित्रों पर रेखाएं खींचने और राजधानियों के नाम याद करने का विषय है? बिल्कुल नहीं। भूगोल पृथ्वी की सतह का अध्ययन है जिसमें प्राकृतिक और मानवीय दोनों तत्व शामिल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इन तत्वों के स्थानिक वितरण या स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन का विज्ञान है। यानी कौन सी चीज कहाँ है और वो वहीं क्यों है। वो वहीं क्यों है, यही असल सवाल है। अब अगर हम जमीन की हलचलों से थोड़ा ऊपर उठें और सीधे वायुमंडल की बात करें तो बर्फानी तूफान या ब्लिजर्ड का जिक्र आता है। इसे केवल एक खराब मौसम नहीं माना गया है। हाँ, बल्कि बाकायदा एक वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये हमें याद दिलाता है कि हवा केवल सांस लेने के लिए नहीं है,
ये एक बहुत बड़ी भौतिक ताकत भी है। एकदम सही। और जब हम हवा की ताकत की बात करते हैं तो ये जानना भी दिलचस्प है कि हमारे चारों ओर की इस हवा में आखिर है क्या। वायुमंडल के संगठन में नाइट्रोजन का हिस्सा सबसे बड़ा है, पूरे 78%। इसके बाद जीवन देने वाली ऑक्सीजन है जो 21% है, आर्गन 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड मात्र 0.03% है। 0.03%। सुनने वालों के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाली बात हो सकती है। बिल्कुल, जिस कार्बन डाइऑक्साइड के मामूली से बढ़ने से आज पूरी दुनिया की जलवायु में उथल-पुथल मची हुई है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसका मूल हिस्सा हमारे वायुमंडल में 1% के भी एक बहुत छोटे से हिस्से के बराबर है। ये सच में थोड़ा डराने वाला तथ्य है। प्रकृति का संतुलन कितना नाजुक है ना, कि एक इतनी कम मात्रा वाली गैस पूरी पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करती है। इसके साथ ही ये वायुमंडल कोई एक खाली गुब्बारा नहीं है। नहीं, ये परतों में बटा हुआ है। शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, इन परतों का काम और उनका महत्व पूरी तरह से बदल जाता है। और इन परतों का ये क्रम समझना जरूरी है। सबसे निचली परत, शोभमंडल या ट्रोपोस्फियर, वो जगह है जहां सारा एक्शन होता है। मौसम से जुड़ी ज्यादातर घटनाएं यही होती हैं। बादलों का बनना, बारिश होना या बर्फानी तूफान आना, सब यहीं होता है। और इसके ठीक ऊपर समताप मंडल है, जहां ओजोन परत पाई जाती है, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। हर परत की अपनी एक विशेष भूमिका है जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। अब अगर हम इन वायुमंडलीय घटनाओं से जुड़े रोजमर्रा के अनुभवों पर आएं, जहां तर्क और विज्ञान एक साथ मिलते हैं, तो एक बहुत ही आम अनुभव सामने आता है। भारत में मई के महीने में भीषण गर्मी। हाँ, इतनी गर्मी आखिर क्यों होती है? अक्सर सिर्फ सूरज को दोष दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे पूरी एक भौगोलिक व्यवस्था काम कर रही है। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे लगभग हर कोई पसीने से तरबतर होकर गुजरा है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, इस समय सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसके पीछे अयानांत या सॉल्स्टिस की घटना जिम्मेदार है। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है और मई जून के समय उत्तरी गोलार्ध सीधे सूर्य की ओर झुका होता है, जिससे सीधी और तेज धूप आती है। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि मॉनसून की बारिश, जो इस गर्मी से राहत दिलाती है, वो 21 जून के बाद ही मुख्य रूप से सक्रिय होती है। तो एक तरफ सीधी धूप और दूसरी तरफ पृथ्वी के प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम यानी मॉनसून में देरी, ये दोनों मिलकर मई के महीने को एक भट्टी में बदल देते हैं। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, जी, क्योंकि भूगोल सिर्फ मौसम को ही नहीं बल्कि हमारे समय को भी नियंत्रित करता है। हाँ, एक और बहुत ही बढ़िया सवाल है, नागालैंड में सूर्योदय पहले क्यों होता है? अक्सर ये सोचा जाता है कि पूरे देश में एक ही समय है तो सूरज भी एक साथ निकलना चाहिए। अगर कोई थोड़ा मजाकिया लहजे में सोचे तो नागालैंड में रहने वाले किसी व्यक्ति की कल्पना की जा सकती है जिसे सुबह 9 बजे की एक ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ना है। देश के मानक समय के हिसाब से वो सुबह है, लेकिन नागालैंड में सूरज निकले हुए इतने घंटे बीत चुके होते हैं कि उस व्यक्ति की जैविक घड़ी के हिसाब से तो लगभग दोपहर हो चुकी होती है। और यहीं पर देशांतर का गणित काम आता है। नागालैंड भारत के एकदम पूर्वी हिस्से में है। भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा के आधार पर तय किया जाता है, जो देश के लगभग बीच से गुजरती है। लेकिन हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस घुमाव के कारण जो स्थान पूर्व में है वे सूर्य के सामने पहले आते हैं। इसलिए नागालैंड में सुबह देश के पश्चिमी हिस्सों से बहुत पहले हो जाती है। भले ही देश की सारी घड़ियों में समय वही रहता है जो उस मध्य रेखा पर तय किया गया है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे भौगोलिक स्थिति हमारी जैविक दिनचर्या को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है। समय और जमीन से आगे बढ़ते हुए अब उस चीज की बात करते हैं जो पृथ्वी के सबसे बड़े हिस्से को ढके हुए है, यानी महासागर। समुद्री जल का खारापन या लवणता 35/1000 बताई जाती है। सिर्फ ये कह देना कि समुद्र का पानी खारा है काफी नहीं है। इस संख्या के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इस 35/1000 का सीधा सा मतलब है कि अगर 1000 ग्राम समुद्री जल लिया जाए, यानी 1 किलो पानी, तो उसमें 35 ग्राम घुले हुए लवण या नमक होंगे। लेकिन ये खारापन
सिर्फ पानी का स्वाद खराब नहीं करता। बिल्कुल नहीं। ये समुद्री जीवन और महासागरीय धाराओं दोनों के लिए एक इंजन का काम करता है। खारे पानी का घनत्व ज्यादा होता है जिससे वो भारी होकर नीचे बैठता है। और इसी हलचल से समुद्र के अंदर विशाल धाराएं या करंट्स बनते हैं जो पूरी दुनिया के तापमान को संतुलित रखते हैं। एक तरह से इसे महासागरों का ब्लड प्रेशर भी कहा जा सकता है। बहुत सही तुलना है। महासागरों से लेके जंगलों तक जीवन हर जगह एक व्यवस्था से चलता है। और जब जीवन की बात हो ही रही है तो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सामने आते हैं। खाद्य जाल और जीवमंडल निचय। खाद्य जाल या फूड वेब को अक्सर एक सीधी रेखा मान लिया जाता है कि छोटी मछली को बड़ी मछली ने खा लिया बस। लेकिन असल में ये बहुत जटिल है। खाद्य जाल कोई एक कमजोर धागा नहीं है जो बीच से टूटने पर खत्म हो जाए। ये कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक बहुत ही सुरक्षित जुड़ाव है। प्रकृति में कोई भी जीव केवल एक ही चीज पर निर्भर नहीं रहता। अगर मौसम के बदलाव से एक तरह का भोजन खत्म हो जाए तो जीव दूसरे विकल्प पर निर्भर हो जाते हैं। यही उलझा हुआ जाल पारिस्थितिकी तंत्र को एक बड़ा संतुलन प्रदान करता है। और जो दूसरा शब्द है जीवमंडल निचय या बायोस्फीयर निच, वो तो और भी शानदार है। इस निचय को समझना वाकई जरूरी है। इसे सिर्फ एक बड़े वनावरण या जंगल से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। अगर एक जंगल की तुलना किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस से की जाए तो वनावरण तो पूरी ऑफिस की बिल्डिंग हो गई जहां सब रहते हैं। लेकिन नीचे उस जीव का अपना एक खास क्यूबिकल है। वो उस जंगल में क्या खाता है, कब सोता है, किन जानवरों के साथ उसका कैसा रिश्ता है, ये उसका पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन है। एक ही पेड़ पर रहने वाले दो अलग अलग पक्षियों का नीचे बिल्कुल अलग हो सकता है। वनावरण एक व्यापक जगह है जबकि नीचे उस जगह के भीतर किसी जीव की अपनी एक खास पेशेवर भूमिका है जो स्पष्ट करता है कि प्रकृति में हर किसी का एक तय काम और एक तय जगह है। अब रुख करते हैं उस विषय का जो शायद पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी कहानी है, महाद्वीपों का सफर। इसमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का जिक्र आता है, जिसे महान वैज्ञानिक एल्फ्रेड वेगनर ने दुनिया के सामने रखा था। करोड़ों साल पहले के एक विशाल महाद्वीप पैंजिया की कहानी, जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। ये भूगोल के सबसे क्रांतिकारी और शुरुआत में सबसे ज्यादा विवादित विचारों में से एक था। वेगनर ने दुनिया के नक्शे को देखा और महसूस किया कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। उस एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट को उन्होंने पैंजिया नाम दिया, जिसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। फिर लाखों सालों की प्रक्रिया में ये विशाल जमीन का टुकड़ा टूटा और इसके हिस्से खिसक कर आज के उन महाद्वीपों की शक्ल में आ गए जिन्हें हम नक्शे पर देखते हैं। ये बात उस समय साबित करना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन इसके प्रमाण इतने पुख्ता हैं कि कोई भी हैरान रह जाए। अगर दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट एक जिगसॉ पजल की तरह आपस में बिल्कुल सटीक बैठ जाते हैं। इसके अलावा जो जीवाश्म और चट्टानें दक्षिण अमेरिका में मिली, ठीक वैसी ही हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका में भी मिली। और ठंडे बर्फीले इलाकों में उन पौधों के प्राचीन निशान मिले जो केवल गर्म जलवायु में ही पनप सकते हैं। ये सब चीख चीख कर कह रहे थे कि ये जमीन के टुकड़े कभी एक साथ जुड़े हुए थे। ये सबूत वाकई अकाट्य थे, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि अगर इतने विशाल महाद्वीप सच में खिसके तो आखिर वे खिसके क्यों? इतनी बड़ी जमीन को खिसकाने के लिए कितनी भारी ताकत चाहिए? वेगनर के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यही थी कि वो ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि इन महाद्वीपों को धकेलने वाली वो अदृश्य ताकत कौन सी थी। उन्होंने ज्वारीय बल या पृथ्वी के घूमने का तर्क दिया, जो वैज्ञानिकों को तार्किक नहीं लगा। वे इस क्यों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। ये पहेली दशकों बाद प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत ने आकर सुलझाई, जिसने बताया कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा की हलचल इन प्लेटों को चलाती है। यही तो विज्ञान की सबसे बड़ी सुंदरता है। एक शानदार सिद्धांत आता है और भले ही वो पूरी तरह मुकम्मल न हो, लेकिन वो नई खोजों का रास्ता खोल देता है। भारी भरकम महाद्वीपों के टूटने से लेकर अब अगर हम एक छोटे पत्थर के टूटने पर आए तो अपक्षय या वेदरिंग की प्रक्रिया सामने आती है। इसमें भौतिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय की बात की गई है। अक्षय यानी चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना या कमजोर होना, और इन दोनों प्रकारों के बीच का संबंध एक बहुत ही बेहतरीन टीम वर्क जैसा है। भौतिक अपक्षय का मतलब है चट्टान का बिना किसी रासायनिक बदलाव के छोटे टुकड़ों में टूटना, जैसे दिन में तेज धूप से चट्टान का फैलना और रात की ठंड में सिकुड़ना, या दरारों में पानी का जाकर बर्फ बन जाना जिससे चट्टान टूट जाती है। वहीं
रासायनिक अपक्षय का मतलब है चट्टान की आंतरिक संरचना का पानी या ऑक्सीजन के साथ मिलकर बदल जाना। जैसे लोहे में जंग लगना या खनिजों का घुल जाना। यह बिल्कुल एक इमारत तोड़ने वाली टीम की तरह काम करता है। भौतिक अपक्षय चट्टान पर हथौड़ा मारता है और उसे कई छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। टुकड़े होने से चट्टान का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और फिर रासायनिक अपक्षय को अंदर तक घुसने और उस चट्टान को पूरी तरह गलाने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है। दोनों मिलकर विशाल पहाड़ों को धीरे धीरे मिट्टी में बदल देते हैं। और इसी मिट्टी और स्थलाकृतियों से जुड़ा एक बहुत ही शानदार हिस्सा वो है जहां भारत दर्शन की बात की गई है। बद्रीनाथ से लेकर सुंदरवन तक के परिदृश्य या टोपोग्राफी का वर्णन। ये किसी महाकाव्य की यात्रा जैसा लगता है। कोई भी अगर मानसिक यात्रा को सोचे तो शुरुआत होती है हिमालय की कड़कड़ाती ठंड और ऊंची चोटियों से, जहां बद्रीनाथ स्थित है। वहां पहाड़ आसमान चूमते हैं, फिर नदियां वहां से तेजी से नीचे उतरती हैं और शिवालिक की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां आती हैं। फिर परिदृश्य एकदम से बदल जाता है और विशाल समतल गंगा के मैदान आ जाते हैं, जहां खेती और आबादी का समंदर है। और अंत में यात्रा वहां समाप्त होती है जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती हैं, जहां घने मैंग्रोव के जंगल हैं। एक ही देश में जमीन के आकार का इतना नाटकीय बदलाव अद्भुत है। और इस पूरी विविधता को जीवन देने वाली सबसे बड़ी ताकत है हमारा मानसून। मानसून कोई एक सीधी बारिश नहीं है। भारत में इसकी दो मुख्य शाखाएं काम करती हैं। अरब सागर शाखा जो पश्चिमी घाट पर भारी बारिश लाती है, और बंगाल की खाड़ी शाखा जो उत्तर पूर्व और गंगा के मैदानों को भिगोती है। ये दोनों मिलकर पूरे देश की कृषि का भाग्य तय करती हैं। और इन्हीं बारिशों और अलग अलग चट्टानों के टूटने की वजह से भारत में मिट्टियों की इतनी शानदार विविधता पाई जाती है। जलोढ़ या एल्यूवियल मिट्टी जो नदियों द्वारा लाई जाती है और सबसे उपजाऊ है। इसके अलावा दक्कन के पठार की काली मिट्टी जो कपास के लिए बेहतरीन है। फिर लाल, लैटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय मिट्टियां। हर मिट्टी अपने आप में एक अलग इतिहास समेटे हुए हैं कि वो किन चट्टानों से बनी है। प्रकृति हमें ये सब संसाधन देती है, लेकिन इसके साथ ही कुछ विनाशकारी ताकतों का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ प्राकृतिक संकट या हैजर्ड और प्राकृतिक आपदा या डिजास्टर के बीच का अंतर समझना आवश्यक है। ये केवल शब्दों का खेल नहीं है, पूरी आपदा प्रबंधन नीति इसी पर टिकी है। संकट प्रकृति में मौजूद एक खतरनाक स्थिति है, जैसे भूकंप आने की संभावना। लेकिन ये आपदा तब बनता है जब इसका सीधा और विनाशकारी असर मानव जीवन या बस्तियों पर पड़ता है। अगर कोई बड़ा भूकंप किसी ऐसे सुनसान रेगिस्तान में आए जहां कोई नहीं रहता, तो वो केवल एक प्राकृतिक घटना या संकट है। लेकिन अगर उससे आधी तीव्रता का भूकंप भी किसी घनी आबादी वाले शहर के नीचे आ जाए और इमारतें गिर जाएं, तो वो एक प्राकृतिक आपदा बन जाता है। बाढ़ और चक्रवात भी इसके सटीक उदाहरण हैं। इन सभी चीजों को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है मानसिक चित्रण या मेंटल मैपिंग। किसी भी स्थान की कल्पना नक्शे पर करना। जैसे भारत के नक्शे पर पश्चिम ने थार मरुस्थल की गर्मी महसूस करना। फिर दक्षिण में बारिश से भीगे पश्चिमी घाट की कल्पना करना। और ये देखना कि कैसे कर्क रेखा देश के बीच से गुजरते हुए जलवायु को बांट रही है। ये मानसिक चित्रण समझाता है कि कोई भी स्थान केवल एक नाम नहीं है, बल्कि एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? हमने चर्चा की शुरुआत कक्षा 11 के एक मॉडल पेपर से की थी। लेकिन जैसे जैसे हम गहराइयों में गए, ये स्पष्ट हो गया कि ये सभी विषय अलग अलग नहीं है। सब आपस में एक अदृश्य धागे से बंधे हुए हैं। हाँ, एक चट्टान के टूटने से लेकर एक पूरे महाद्वीप के खिसकने तक, हवा में मौजूद 0.03% गैस से लेकर समुद्र के खारेपन तक। ये सब साबित करता है कि भूगोल सिर्फ तथ्यों को रटने का विषय नहीं है। ये हमारी इस गतिशील पृथ्वी का एक विस्तृत मैनुअल है। ये हमें ये देखने की दृष्टि देता है कि प्रकृति में कुछ भी एकाकी या अलग थलग नहीं है। सब कुछ एक बहुत बड़े जटिल तंत्र का हिस्सा है। बिल्कुल। और अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो एल्फ्रेड वैगनर का जो विस्थापन सिद्धांत हमने डिस्कस किया, वो एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पैदा करता है। हाँ, ये सच में सोचने वाली बात है। पृथ्वी की परतें आज भी खिसक रही हैं। अगर लाखों करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया में एक विशाल पैंजिया टूटकर आज के 7 महाद्वीप बन सकता है, तो क्या यह संभव नहीं है कि भविष्य में पृथ्वी के ये सभी महाद्वीप एक बार फिर से एक दूसरे से टकरा जाएं? क्या भविष्य की पृथ्वी का नक्शा वैसा ही होगा जैसा करोड़ों साल पहले था? सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ एक नया सुपर कॉन्टिनेंट। ये एक ऐसा अद्भुत
और सिर चकरा देने वाला विचार है जो दुनिया के नक्शे को लेकर एक नया नजरिया पैदा कर सकता है। सोचकर देखिए कि करोड़ों साल बाद कौन सा देश किसके बगल में होगा। भूगोल से जुड़े इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण का यही सबसे बड़ा रोमांच है। उम्मीद है आज के बाद जब भी आप आसमान, पहाड़ों और जमीन को देखेंगे तो एक नई नजर से देखेंगे। आसपास की दुनिया को इसी तरह भौगोलिक नजरिए से देखते रहिए। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।